जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। हम सब हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान से शुरू किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जो हम टॉपिक इसका जो भाषा विज्ञान का नोट्स बनाया है, इसमें अदर आदिकाल का भी इसमें ऐड हो चुका है। और फिर जो भक्ति काल का है उसका भी कुछ रचना एवं रचनाकार का इसमें ऐड कर दिए थे। तो ये भाषा विज्ञान का जितना भी ये अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो फिर इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन अवश्य आने वाला है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग भाषा विज्ञान का उसका परिभाषा भी देख लिए थे, प्लस में उनका रूप भी देख लिए थे, जो कि 2 रूप है। अभिव्यक्ति के आधार पर 3 रूप हैं, ये मौखिक के आधार पर और लिखित भाषा और फिर सांकेतिक भाषा, ठीक है। और इनका कुछ कुछ विद्वानों के अनुसार से कितना बताया गया है, 2 रूप बताए गए हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अभिव्यक्ति के आधार पर जो भाषा के कितने रूप बताए गए हैं, तो 3 रूप बताए गए हैं। और ऐसे अगर डायरेक्ट बोला दिया जाए कि भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब भी अभिव्यक्ति आ जाए तो फिर 3 रूप हो जाएगा। और फिर अगर ऐसे डायरेक्ट बोल दिया जाए कि भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो ध्वनि होता है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वो होता है वर्ण। तो ये हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। फिर ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अनुवृत्ति, ये सब जो विकास होते आया है, तो ये भी हम लोग क्या पिछले क्लास में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। फिर भाषा एवं बोली का जो समानता है, विनिमय का माध्यम, ये सब भी पढ़ चुके हैं, और उसका विभिन्नता क्या क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। और गंगा नदी के आधार पर जो भाषा को और बिहार को जो बांटा गया है वो 5 भागों में, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा क्षेत्र में कौन सा बोली बोले जाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारत की भाषा, वो भाषाएं एवं बोलियां, यानी कि भारत का भाषा कौन सा है, फिर वो भाषाएं कितनी हैं, और फिर बोलियां कितनी हैं, वो प्रत्येक का विस्तार पूर्वक से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अब आज की क्लास में। जो कि बोली और भाषा के बीच में एक और भाषा है, जो कि उपभाषा कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा के अंतर्गत स्थानीय या आंचलिक, किसी भाषा के अंतर, वो क्षेत्र था, बोली मतलब क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्थानीय या आंचलिक आता है, पूरा आंचलिक या प्रादेशिक स्तर पर प्रयुक्त बोली को ही भाषा या उपभाषा कहेंगे। सॉरी, मतलब प्रयुक्त बोली को उपभाषा या विभाषा कहेंगे, ठीक है। और दूसरे तरीका से हम कर सकते हैं कि बोली एवं भाषा की मध्यवर्ती की अवस्था को ही उपभाषा कहते हैं, ठीक है। अब भारत की भाषा, भाषा तो क्या है? भारत की भाषा हिंदी है, और इनकी उपभाषाएं क्या? हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। कौन कौन सा? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी जो है बिहारी क्षेत्र में बोले जाते हैं। फिर पूर्वी हिंदी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और फिर राजस्थानी हिंदी राजस्थान में, और पहाड़ी हिंदी पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये था उपभाषा, यानी कि भाषा एक हिंदी, और एक हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो ये पांचों उपभाषा के अंतर्गत जो बोली हैं वो 18 बोलियां प्रयुक्त होती हैं। यानी कि इन पांचों उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां प्रयुक्त होती हैं। तो वो टोटल 18 बोलियों को हम लोग क्या इसको विस्तार पूर्वक से हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, 1 नंबर में क्या है? बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी को पढ़ते हैं। बिहारी हिंदी जो कि मागधी आवरण से विकसित हुई है। बिहारी हिंदी जो हुई है, विकास जो उनका हुआ है बिहारी हिंदी का, वो कहाँ से? मागधी अवरण से विकास हुआ है, जो कि इनमें 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में कितना बोलियां हैं? 3 बोलियां, मगही, मैथिली, भोजपुरी। 3 बोलियां कौन कौन सा? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। और इनको याद रखने के लिए हम एक तरीका बताए, इसमें एक ट्रिक है, जो कि B बराबर MM B। जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी को B से, ठीक है, बिहारी हिंदी B, और मगही को M, और मैथिली को M, फिर B, भोजपुरी को B। इसलिए हम याद रखने के लिए एक जो कर सकते हैं कि B बराबर MM B, ठीक है। B बराबर MM B। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सा? M, मगही, फिर M, मैथिली, फिर B, भोजपुरी, ठीक है। 3 बोलियां प्रयुक्त हैं। बिहारी हिंदी में कितना? 3 बोलियां हैं। अब इसको प्रत्येक को बारी बारी से पढ़ेंगे कि मगही में कौन कौन सा, इसका मतलब क्या होता है। तो मगही, 1 नंबर का मगही ले लिए। तो मगही का अर्थ होता है मगध की भाषा। मगही का अर्थ क्या होता है? मगध की भाषा, ठीक है। मगही में ही, ये इंपॉर्टेंट है, मगही में ही गोपी चंद, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ये हम बता दे रहे हैं
कि मगही से ही गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। यानी कि मगही बोली से ही गोपीचंद और लोरिक के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। यानी कि गोपीचंद व्यक्ति का नाम है, कवि का नाम है, और लोरिक गीत जो है, लोरिक जो है वो भी कवि का नाम है, और इनका लोकगीत जो है लिखा गया है वो प्रसिद्ध है। किसमें? मगही में। ठीक है। अब मगही का क्षेत्र याद रखना है कि मगही का क्षेत्र जो है पटना है, गया है, नालंदा है, मुंगेर है, नवादा है, जमुई शेखपुरा है, और जहानाबाद औरंगाबाद है, और बिहार शरीफ है, भागलपुर है, पलामू का पश्चिमी भाग है, रांची है, और हजारी प्रसाद है। तो याद रखना है कि मगही का जो क्षेत्र होता है ये सब सिर्फ पढ़ लेना है तो थोड़ा थोड़ा माइंड में आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो उसमें आ जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए इसमें 2-4 बार कम से कम आप लोग ज़रूर पढ़ें। तो जैसे एक बार वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रिवीजन अगर 4 से 5 बार अगर कर लेते हैं तो वो याद रह जाएगा। ठीक है। तो मगही का क्षेत्र जो होता है कौन कौन सा होता है? पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद और औरंगाबाद, बिहार शरीफ, भागलपुर, पलामू का पश्चिमी भाग, रांची, हजारीबाग। ठीक है। तो ये जो होता है मगही का क्षेत्र होता है। अब 2 नंबर पे होता है मैथिली। यहाँ पर पढ़े मैथिली, जो कि 3 बोलियां हैं ना बिहारी हिंदी का। तो बिहारी हिंदी में से 1 नंबर पे जो मगही होता है उसको पढ़ लिए। अब जो है मैथिली के बारे में जानेंगे। तो मैथिली जो है मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्राचीन और मधुर इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है। ये कैसा है? मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है, ये कौन सा? मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्राचीन सबसे पूर्व का और मधुर इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है। अब मैथिली में ही कौन सा 2003 ईस्वी के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि मैथिली को 2003 ईस्वी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और क्या कहा गया कि यह भाषा जो होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है। कब? 2003 ईस्वी में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखना है। और यह मैथिली जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। जो मैथिल का कोयल जो कहा जाता है वो किनको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। तो मैथिल का कोयल किसको कहा जाता है, या मैथिल कोकिल किनको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है। अब मैथिली का क्षेत्र जो है वो कौन कौन सा है? पहला मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर, वैशाली, पूर्णिया, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ठीक है। याद क्या रखना है कि मैथिली का जो क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा होता है? मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्णिया, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ये सब जो है मैथिली का क्षेत्र है। ठीक है। अब आता है लास्ट में भोजपुरी, यानी कि बिहारी हिंदी बराबर 3 होता है, जो कि मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मगही मैथिली पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? भोजपुरी के बारे में। अब देखिए भोजपुरी के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी आर्य भाषा है जो बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली कौन सा है? तो भोजपुरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सा बोली है? तो भोजपुरी है। अब देख लीजिए इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल, फिजी और मॉरिशस, ये विदेश हैं, जो कि नेपाल, फिजी और मॉरिशस में भी भोजपुरी संविधान पर मान्यता प्राप्त है। कहेगा कि विदेश में से कौन सा है जो कि भोजपुरी को संविधान में मान्यता मिली है, तो उसमें से ऑप्शन दे देगा कोई एक। जो अगर ये मॉरिशस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉरिशस में, तो मॉरिशस टिक लगा दीजिएगा। अगर फिजी है तो फिजी में मार देना, फिर नेपाल है तो नेपाल में, यानी कि तीनों में से कोई एक आ जाएगा तो फिर मार देना। अगर 3 में से अगर 1 से अधिक आएगा, यानी कि 2 भी आ जाएगा, तो 1 से अधिक में टिक मार देना। ठीक है। अब जो है भोजपुरी का जो दूसरी राज्य की भाषा माना जाता है, यानी कि भोजपुरी को क्या मानाता है? दूसरी राज्य की भाषा भी माना जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को माना जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर का कहा जाता है। ये याद रखना है। इनका क्षेत्र जो है बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, भोजपुर, आरा, छपरा, पूर्णिया, आजमगढ़, सिवान, भभुआ, रोहतस, सॉरी ये पूर्णिया नहीं होगा, तो याद रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं भोजपुरी का? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, भोजपुर, आरा, छपरा, आजमगढ़, सिवान, भभुआ, रोहतास, सासाराम, संत कबीर नगर।
ये सब क्षेत्र कौन सा है? भोजपुरी का है। ठीक है। क्षेत्र कौन कौन सा है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, भोजपुर, आरा, छपरा, आजमगढ़, सिवान, भभुआ, रोहतास, सासाराम, संत कबीरनगर। ये सब जितना भी है क्षेत्र वो किनका है? भोजपुरी का है। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी अवरण से विकसित हुआ है। पूर्वी हिंदी किन से? अर्धमागधी अवरण से विकसित हुआ है। ठीक है। तो पूर्वी याद रखना है कि पूर्वी हिंदी किससे भी कौन सा अवरण से विकसित हुआ है? तो याद रखना है कि अर्धमागधी। ये याद रखना है कि पहला जो होता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी कौन सा अवरण से विकसित हुआ है? तो मागधी अवरण से विकसित हुआ है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कौन सा अवरण से विकसित हुआ है? तो वो कौन सा विकसित हुआ है? तो अर्धमागधी अवरण से विकसित हुआ है। अब पूर्वी हिंदी का जो बोली होता है वो 3 बोली होता है। पूर्वी हिंदी का कितना बोली होता है? 3 बोली होता है, जो कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ होता है। ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होता है। पूर्वी हिंदी का जो बोलियां होती हैं 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका याद रखने के लिए याद रखना है कि P बराबर ABC। P बराबर ABC। तो P पूर्वी हिंदी, A मतलब अवधी, फिर B मतलब बघेली, C मतलब छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब इसका पूरा डिटेल्स पढ़ना है। जैसे 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियों का हम लोग क्या करेंगे? अब डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला नंबर में अवधि। अवधि जो है अवधि, अवधि भी कहा जाता है। अवधि को क्या कहा जाता है? अवधि भी कहा जाता है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की पूर्वी हिंदी बोली है। ये कहाँ है? इंडो आर्यन भाषा परिवार की ये पूर्वी हिंदी बोली है, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सा क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में बोली जाती है। तो कहाँ से अवधि जो है अवधि भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अवधि को और किस नाम से जानते हैं? तो अवधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखना है। फिर अब अवध नाम का संबंध, अवध नाम का, यह अवध नाम जो है अवध नाम का संबंध प्राचीन, याद रखना, अवध क्षेत्र से बोली जाती है। कौन सा? अवधि बोली। ठीक है। तो वही बोला कि अवध नाम का संबंध किससे है? प्राचीन नगरी अयोध्या से है। अवध नाम का संबंध किससे है? तो प्राचीन नगरी जो अयोध्या है उनसे है। इसलिए अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। अवध जो है किनका? अयोध्या का तद्भव रूप है। इसमें कोसली तथा वेशवाड़ी, किसमें? अवध में या अयोध्या में कौन सा? कोसली तथा बेसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। कोसली और बेसवाड़ी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इतना याद रखना है। अब इनका क्षेत्र किनका? अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा? अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, उन्नाव, प्रयागराज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सीतापुर, फतेहपुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद। ये सब ध्यान में रखना है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं सब टोटल, लेकिन कौन कौन सा? अयोध्या इंपॉर्टेंट है, लखनऊ, रायबरेली भी, फैजाबाद भी, प्रतापगढ़ भी, उन्नाव भी, प्रयागराज, यहाँ तक आप याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाकी इधर उतना अधिक नहीं पूछता है। हालांकि पढ़ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे बहराइच किसका है? अवधि का है क्षेत्र। लखीमपुर किसका है? अवधि का क्षेत्र है। फिर खीरी श्रावस्ती किसका है? अवधि का क्षेत्र है। फिर सीतापुर किसका है? अवधि का है। फतेहपुर किसका है? अवधि का। सुल्तानपुर अवधि का। मिर्जापुर अवधि का क्षेत्र है। जौनपुर अवधि का। और इलाहाबाद भी किनका है? अवधि का क्षेत्र है। तो ये भी ध्यान से आप रखिएगा। बाकी 2 नंबर पे आता है बघेली। जैसे पूर्वी हिंदी बराबर अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़। P बराबर ABC। A मतलब अवधि, B मतलब बघेली और C मतलब छत्तीसगढ़। हालांकि माइंड में इस तरह से आप पढ़ लें ताकि मतलब कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अधिक से अधिक कोशिश करें माइंड में घुमाने का। पढ़ लें, उसके बाद माइंड में सोचने का जो है अधिक से अधिक कोशिश करें। तो जैसे पूर्वी हिंदी बराबर ABC। ठीक है। P बराबर ABC। तो और ये बिहारी हिंदी का क्या बताए थे? MMB। बिहारी का MMB। जैसे बिहारी हिंदी बराबर मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसी तरह पूर्वी हिंदी बराबर अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधि के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब बघेली के बारे में पढ़ते हैं। बघेली पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? बघेलखंड क्षेत्र से। कहाँ? अब ये बघेलखंड का क्षेत्र में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखिए, रीवा, सतना और सीधी, ये क्षेत्र जो है सबसे अधिक बोले जाते हैं बघेली में बोली जाती हैं। इसलिए इसका नाम बघेली कहलाया।
ठीक है। तो बघेली कैसे कहलाया? क्योंकि बघेली पूर्वी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बघेलखंड से, हाँ, मध्य प्रदेश के एक बघेलखंड क्षेत्र है। ये क्षेत्र में कौन कौन सा स्थान? रीवा, सतना और सीधी, ठीक है, में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम बघेली कहलाया। बघेली अवधि के समरूप है, याद रखिएगा, बघेली किसके समरूप है? अवधि के समरूप है, इसलिए इसे दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहेगा कि बघेली किसके समरूप है? तो बघेली जो है वो अवधि का समरूप है, इसलिए इसे क्या कहता है? दक्षिणी दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसका जो है ये क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन सा? क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, चित्रकूट, बांदा, मुंडला, बालाघाट, दमोह, मेहर, शहडोल, ठीक है। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो है वो कहाँ से शुरू होता है? वो रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, चित्रकूट, बांदा, मुंडला, बालाघाट, दमोह, मेहर, शहडोल, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, इतना सा ध्यान में रखिएगा। बघेली का क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, जबलपुर, चित्रकूट, बांदा, मुंडला, बालाघाट, दमोह, मेहर और शहडोल, ठीक है। अब आता है छत्तीसगढ़, जो कि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधि और बघेली का तो पढ़ लिए, अब छत्तीसगढ़ी का पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी लरिया या खलटाही या कोसली, याद रखना है। छत्तीसगढ़ी को किस किस नाम से जानते हैं? लरिया या खलटाही या तो कोसली। बोली छत्तीसगढ़ी राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। ये जो बोली है छत्तीसगढ़ी राज्य की एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। उसके बाद क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कौन है? रायगढ़, खौरागढ़, सारंगढ़, दुर्ग, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, नंदगांव, ठीक है, इतना सा याद रखना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कौन कौन सा? रायगढ़, खौरागढ़, सारंगढ़, दुर्ग, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, नंदगांव। इंपॉर्टेंट कौन सा है? रायगढ़, खौरागढ़, सारंगढ़, दुर्ग, सरगुजा, यहाँ तक याद रख सकते हैं, कोरिया, बिलासपुर याद रख सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सारा जो कि छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। अब पश्चिमी हिंदी बराबर, याद रखना कि बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब आता है 3 नंबर में पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कितना बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। पहला कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो कि 5 बोलियां हैं। कौन कौन सा? कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी, ठीक है। अब इसका ट्रिक अगर याद रख सकते हैं, पश्चिमी को PSH, पश्चिमी हिंदी को क्या रखते हैं? लिखते हैं PSH, और फिर PSH बराबर KKH, दोनों एक जगह है, KKH BBH, ठीक है। पश्चिमी हिंदी को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? तो PSH बराबर P नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि P मतलब पूर्वी हिंदी उधर लिख चुके हैं, ऊपर में पूर्वी हिंदी लिख चुके हैं, जो कि ABC है वो अलग है। बाकी पश्चिमी हिंदी है यहाँ पर, इसलिए PSH दे दिया है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी बराबर KKH BBH, KKH BBH। के मतलब कन्नौजी, KH मतलब खड़ी बोली, B मतलब बुंदेली, और फिर B मतलब ब्रजभाषा, और फिर H मतलब हरियाणवी। याद रखना है, PSH मतलब पश्चिमी हिंदी, और फिर KKH BBH, के मतलब कन्नौजी, KH मतलब खड़ी बोली, B मतलब बुंदेली, फिर B मतलब ब्रजभाषा, और फिर H मतलब हरियाणवी। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बारी बारी से इनका प्रत्येक बोलियों का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी का कौन सा बोली? कन्नौजी। तो कन्नौजी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कन्याकुब्ज से, कन्नौज शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। कन्याकुब्ज से, कन्नौज शब्द से क्या क्षेत्र है? कन्याकुब्ज, और ये इसी से कन्नौज शब्द से क्या कन्नौजी जो है व्युत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है। और कन्नौज के आसपास की बोली कन्नौजी बोली एक प्रमुख इंडो आर्यन बोली है। एक प्रमुख क्या है? इंडो आर्यन बोली है। और फिर कन्नौजी बोली ब्रज भाषा से काफी समानता रखती हैं। कितना समानता रखती हैं? 83 से 94%, ठीक है। ये याद रखना है कि कन्नौजी बोली जो है ब्रज भाषा से समरूपता रखती है। तो कितना समरूपता रखती हैं? 83 से 94%। और एक चीज याद रखना, जो ऊपर में बताया कौन सा? बघेली के बारे में। बघेली किसके समरूपता रखती हैं? तो अवधि के समरूपता रखती हैं, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में बोले जाते हैं अवधि, सॉरी बुंदेली जो दक्षिणी क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसलिए दक्षिणी अवधि के समरूप रखते हैं।
किसका? बघेली का। लेकिन वही कन्नौजी का बोलेंगे तो कन्नौजी का किनका समरूप रखते हैं? तो ब्रज भाषा के समरूप रखते हैं। ये पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा आपको कि बघेली जो है वो दक्षिणी अवधि से समरूपता रखती हैं, और कन्नौजी किन से समरूपता रखती हैं? वो ब्रज भाषा से समरूपता रखती हैं। ब्रज भाषा से कितना प्रतिशत समरूपता रखती हैं? तो 83 से 94% तक समरूपता होती है। अब इनका कन्नौजी का क्षेत्र, पहला तो कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। ठीक है, कन्नौजी का क्षेत्र कौन कौन सा है? कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद। ये किनका है? कन्नौजी का क्षेत्र है। ठीक है, अब आता है खड़ी बोली। 2 नंबर पे क्या आता है? खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है 20वीं सदी के मध्य में भारतीय विद्वान राहुल संकृत्यान ने, किन ने? भारतीय का विद्वान जो है राहुल संकृत्यान ने इन बोली को कौरवी बुलाने का सुझाव दिया। ठीक है, खड़ी बोली को कौन सा नाम? कौरवी बुलाने का सुझाव दिया। तब से खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानने लगे। याद रखना है, खड़ी बोली को और किन नाम से जानते हैं? तो कौरवी नाम से जानते हैं। क्योंकि खड़ी बोली को किन नाम से जानते हैं? कौरवी बुलाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? राहुल संकृत्यान ने। आंसर आ सकता, ये क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली को कौरवी बुलाने का सुझाव किस विद्वान ने दिया था? तो राहुल संकृत्यान ने दिया था। अब खड़ी बोली का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, अम्बाला, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून। ठीक है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, अम्बाला, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून। ये क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, अब खड़ी बोली हो गया। अब बुंदेली, उसके बाद ब्रजभाषा, उसके बाद फिर हरियाणवी। तो ये 5 बोली हैं। 5 बोली में से 2 बोली का डिटेल्स पढ़ लिए खड़ी बोली तक। अब जो पढ़ेंगे बुंदेली का पढ़ेंगे। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाले प्रमुख हिंदी उपबोली हैं। याद रखना है कि बुंदेल क्षेत्र में बोले जाने वाले प्रमुख हिंदी उपबोली को क्या कहते हैं? बुंदेली कहते हैं। चलिए, महाकवि ईसुरी की फागे, कौन सा? महाकवि ईसुरी की फागे और जगनीक द्वारा रचित अल्लाह खंड, इन दोनों साहित्य में बुंदेली बोली का प्रयोग हो गया है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि महाकवि ईसुरी के फागे और जगनीक द्वारा रचित अल्लाह खंड में इन दोनों साहित्य में बुंदेली बोली का प्रयोग किया गया है। बुंदेली प्रयोग की दोनों रचनाओं में किया गया है, तो फागे और अल्लाह खंड में किया गया है। तो फागे किनका है? तो ईसुरी का है, और अल्लाह खंड किसका है? जगनीक का है। उसके बाद क्षेत्र, बुंदेली का जो क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, इंपॉर्टेंट है ये 3, जालौन, हमीरपुर, दतिया और झा, भोपाल, छिंदवाड़ा। ये दतिया भी इंपॉर्टेंट है और झा भी इंपॉर्टेंट है। तो बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर और दतिया और झा, ये 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि पशुपालन की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज हो गया। ठीक है, ब्रज कहलाया। पशुपालन अधिक होने के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रज कहलाया। और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई, और इसी आधार पर इसकी बोली क्या कहलाई? ब्रज भाषा कहलाई। इस बोली को आदिकालीन साहित्य में पिंगल, आदिकालीन साहित्य में क्या? पिंगल, तथा मध्यकाल में भाखा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि यह आदिकालीन जो ब्रज भाषा है, यह आदिकालीन साहित्य में इन बोली को क्या कहता है? पिंगल कहता है, और मध्यकालीन में इनको क्या कहता है? भाखा कहते हैं। भाखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भाखा को भाषा भी कहते हैं। उसके बाद और क्या याद रखना कि बंगाल और असम, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल और असम में इस भाषा को ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। पीजीटी में आ सकता है, आएगा ये, क्योंकि बंगाल और असम में इस भाषा को ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। और ये जो जाना जाता है, जो ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में मिलता है। किन की रचना में मिलता है ये ब्रज बोली का नाम? ईश्वर चंद्र गुप्त के रचना में मिलता है। ठीक है, अब ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बरेली, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा? आगरा जो इंपॉर्टेंट है, मथुरा ये भी इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ ये भी, धौलापुर इतना सा इंपॉर्टेंट है, और बरेली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एटा, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है हरियाणवी। हरियाणवी एक इंडो आर्यन भाषा परिवार है जो मुख्य रूप से
हरियाणा, कहाँ पर? हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती हैं? हरियाणा और दिल्ली में बोली जाती हैं। इसे बांगरू या जाटू के नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी को और किस नाम से जानते हैं? बांगरू या जाटू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हरियाणा का क्षेत्र जो है वो हरियाणा है, दिल्ली है, पटियाला है, अम्बाला है, करनाल है, हिसार है। ठीक है, ये क्षेत्र है। कौन कौन सा? हरियाणा का क्षेत्र कौन कौन सा है? हरियाणा है, दिल्ली है, पटियाला है, अम्बाला है, करनाल है, हिसार है। ये सब हरियाणवी का जो है क्षेत्र है। अब राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी कौन सा अपभ्रंश से विकास हुआ है? शौर्सनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना है। जैसे बिहारी हिंदी में मागधी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश से, फिर पश्चिमी राजस्थानी में शौर्सनी अपभ्रंश से, फिर ये राजस्थानी हिंदी में ये भी शौर्सनी अपभ्रंश से। तो याद रखना है, पश्चिमी हिंदी में भी कौन सा? शौर्सनी अपभ्रंश से, और फिर ये जो अभी पढ़ रहे हैं राजस्थानी हिंदी, ये भी कौन सा अपभ्रंश से? शौर्सनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। अब ये राजस्थानी हिंदी में कितना बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी में कितना बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम के आधार पर इसको बना दिया है, जो कि याद रखने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें क्या कर दिया है? डायग्राम बना दिया है। जैसे उत्तरी राजस्थानी, शौर्सनी राजस्थानी में जैसे 4 बोलियां हैं, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, अब उत्तरी राजस्थानी जो है, उत्तरी राजस्थानी में कौन सा बोली है? तो मेवाती है। उत्तरी राजस्थानी में कौन सा बोली आते हैं? तो मेवाती आते हैं। मेवाती का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मेवो जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। ठीक है, उत्तरी राजस्थानी का बोली क्या है? मेवाती है। मेवाती क्यों रखा गया? क्योंकि मेवा जाति के इलाके मेवात के नाम पर प्रसिद्ध है। मेवात के नाम पर क्या है? प्रसिद्ध है, इसलिए इन्हें मेवाती रखा गया। ठीक है, क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। क्षेत्र इनका कौन सा है? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर। अब आता है दक्षिण राजस्थानी। दक्षिण राजस्थानी का बोली क्या है? मालवी। दक्षिण राजस्थानी का बोली क्या है? मालवी। इसका मुख्य क्षेत्र जो है मालवा है। दक्षिणी राजस्थानी का बोली क्या है? मालवी है, और इसका मुख्य जो क्षेत्र है मालवा है। अब क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल। दक्षिणी राजस्थानी का जो क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल। ठीक है, उसके बाद आता है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी का बोली जो है मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थानी का बोली क्या है? मारवाड़ी है। क्षेत्र इनका जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का बोली मारवाड़ी, क्षेत्र इनका जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा। ठीक है, इतना सा याद रखना है। बाकी उसके बाद आता है पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी का बोली क्या है? जयपुरी या ढूंढानी है। पूर्वी राजस्थानी का बोली क्या है? जयपुरी या ढूंढानी। जयपुर की केंद्र जयपुर है, जयपुरी का केंद्र क्या है? जयपुर है, और जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? जयपुरी या ढूंढानी, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढान है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र जो है जयपुरी का क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ 3 है। जयपुरी का जो क्षेत्र है वो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ है। ठीक है, अब आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इससे पहले क्या, ये तो 4 ही पढ़े हैं राजस्थानी हिंदी। एक और उपभाषा होता है जिसका नाम है पहाड़ी हिंदी, जो कि इनमें नहीं लिखे हैं, तो हम बता दे रहे हैं, उसमें आप लिख लीजिएगा। पहाड़ी हिंदी जो है वो तीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितना आते हैं? 3, जो कि पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। और पूर्वी पहाड़ी में कौन कौन सा बोली जाती हैं? बोली जाते हैं तो नेपाली और गोरखाड़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सा बोले जाते हैं? नेपाली और गोरखाड़ी। और मध्य पहाड़ी में कौन कौन सा बोले जाते हैं? कुमायूं और गढ़वाली। कुमायूं जो होता है वो कौन सा है? मध्य पहाड़ी, और गढ़वाली भी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। फिर पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत जो बोले जाते हैं वो कौन कौन सा? पश्चिमी पहाड़ी जैसे कि हिमाचल प्रदेश के तरफ में जो बोले जाते हैं, जितना भी बोलियां हैं वो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जितना भी बोले जाते हैं वो किस में आते हैं? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? मंडली है, फिर ये कांगड़ी है, फिर कुल्लवी है, फिर और क्या है? चंबाली भी है, सिरमौरी भी है, और बिलासपुर अंत में। ये बिलासपुर भी है। ये कौन सा आता है? हिमाचल जो पहाड़ी है उसके क्षेत्र में आते हैं ये सब बोली।
ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब जितना भी हैं आज पांचों उपभाषा का जितना भी बोलियां 18 बोलियां वो सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे कैसे हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनका पूरा फुल डिटेल्स से पढ़ेंगे, जो कि इससे तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।